बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम मुकदमा प्रॉपर्टी का में मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान। नाजरीन, पाकिस्तान में क्या बल्कि दुनिया भर में हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसका एक अपना आशियाना हो। ख़ास तौर पे जब से वो पहले दिन से उसको पहली तनख्वाह उसको मिलती है तब से ये ख्वाब उसके दिल में जन्म लेता है, ये उमंग उसके दिल में पैदा होती है कि एक उसका आशियाना हो, उसका अपना घर हो। क्योंकि अपना घर ज़ामिन होता है तहफ़्फ़ुज़ का, अपना घर ज़मानत होता है इज़्ज़त और वक़ार का। तो हर पाकिस्तानी की भी ये ख्वाहिश होती है। लेकिन पाकिस्तान की ख़ास तौर पे जिस तरीके से हम देखा जाए, अगर कि जिस तरह से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, पाकिस्तान की आबादी का तनासुब बढ़ा है, उस लिहाज से बहुत बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में कि नए घर तामीर किए जाएँ। यही वजह है, इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बुनियादी मंशूर का यह हिस्सा था कि 50 लाख घर बनाए जाएँ ताकि जो हमारी मईशत है वो मज़ीद मजबूत हो, मुस्तहकम हो। क्योंकि जो ये रियल स्टेट का शोबा है, ये जो तामीराती सेक्टर है, 60 से 70 के करीब सनतें इससे वाबस्ता हैं। जब ये शोबा आगे बढ़ेगा, जब इस सनत को तवज्जो दी जाएगी, फोकस किया जाएगा, तो आपकी मईशत जो है वो इसके साथ मुंसलिक होगी, मईशत भी मजबूत होगी। क्योंकि 60 से 70 के करीब बराह रास्त सनतें हैं जो इससे वाबस्ता हैं और उससे रोज़गार भी पैदा होगा, रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। लेकिन बदकिस्मती से रियल स्टेट का जो सेक्टर है, ये जो शोबा है, ये पाकिस्तान में किसी हद तक ज़बू हाली का शिकार रहा है। हुकूमतें इस पर बात तो करती रही हैं लेकिन उस तरीके से तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अभी हम मौजूदा गवर्नमेंट की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, ख़ास तौर पर उनका ज़ाती दिलचस्पी के इसके अंदर शामिल है और ये मंसूबा जो है 50 लाख घरों का, उसको पाया तकमील देने के लिए नई नई स्कीम्स भी आ रही हैं और इस पर काम भी हो रहा है। जिस तरह अभी हमने देखा कि रावी रिवर मंसूबा जो है 5000 अरब का ये मंसूबा है, वो भी उसका आगाज़ होने जा रहा है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि जो हमारा रियल स्टेट का शोबा है, ये आखिर ज़बू हाली का शिकार कौन है और रेगुलेटर्स जो LDA है, LDA की क्या जिम्मेदारियां हैं और ख़ास तौर पे जो इस सनत से वाबस्ता अफराद हैं उनके मसाइल क्या हैं, इन मसाइल का हल क्या है, इसी पर बात करेंगे। मेहमानों का तारीफ़ करवाता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। उसके साथ अकील करीम डैडी साहब, चेयरमैन AKD ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अकील साहब आपके कीमती वक्त का। और उसके साथ आरिफ जीवा साहब हैं, साबिक चेयरमैन आबाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इलियास मजीद शेख साहब, चेयरमैन ईगल ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले SM इमरान साहब, मैं आपसे सर आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। तामीराती शोबे के हौसला अफजाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बहुत ज़बरदस्त, एक शानदार किस्म का पैकेज अनाउंस किया है। सर, इस पैकेज से आप किस हद तक मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। दूसरी बात ये कि ये पैकेज मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा पैकेज कभी नहीं लाया गया। मैं इसके साथ यही बता सकता हूँ, इस पैकेज को लाने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स, सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, सबको बिठा के प्रॉपर मशावरत की गई थी। मशावरत के बाद यहाँ पे हमारे को नेचुरली बहुत से ऐसे मसाइल थे जिसमें IMF की शर्तें होती हैं, मसले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनली इन्वॉल्व हुए उन सब चीज़ों में और बैठ के इन सारे मसलों को हल करते हुए ये पैकेज लाए। इस पैकेज को जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आज मुझसे आप पूछें तो LDA की हद तक तो मैं कम से कम ये फैक्ट्स पे बात कर सकता हूँ कि कंस्ट्रक्शन में भी तेज़ी आनी शुरू हो गई है बहुत तेज़ी से। प्रॉपर्टी का कारोबार भी आजकल तेज़ हुआ है बहुत ज़्यादा। कहीं आप DHA चले जाएँ, कहीं आप लाहौर के बाकी इलाकों में आ जाएँ, सारे लोग ये करेंगे, प्रॉपर्टियाँ भी बढ़नी शुरू हो गई हैं और ये सनत जो है अभी एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल में ऐसा पैकेज हिस्टोरिक है और पाकिस्तान जैसे मुल्क को बहुत आगे लेके जाएगा। सही, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा इमरान साहब, एक बहुत मसला रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट से वाबस्ता ये मसला है कि LDA से कुछ लोगों को भी मसले मसाइल रहे हैं। कुछ गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स जो हैं उनमें लोगों के लाखों करोड़ों रुपए जो है उनके इन्वेस्ट किए हुए डूबे हैं। तो सर आप क्या कहेंगे, LDA इसमें किस हद तक इन्वॉल्व होता है, या आप समझते हैं कि LDA की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ऐसे गैर कानूनी काम हो सकते हैं? और जब से आपने जिम्मेदारी संभाली है LDA की, तो आपने इस मामलात को किस तरह देखा है? मेरे ख्याल में पहले बात का तो जवाब मैं आमतौर पर सीधी बात करता हूँ, तो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, नामुमकिन है कि LDA के लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ऐसे काम आराम से हो जाए। 100% इन्वॉल्व हैं, 100% ही हरकत करते हैं। बट जब मैं LDA में आया तो यहाँ के बैठे थे, हमारी गवर्नमेंट आई थी, तो एक तरीका तो यह था कि सारे LDA वालों को उठा के जेल में डाल दें, ठीक है ना। उसमें अच्छे भी जाते, बुरे भी जाते, तो आप पता नहीं लगा सकते। और इल्ज़ाम तराशी करना भी एक गुनाह बिला वजह, अगर आपके प्रूफ ना हो तो। हमने इस बारे में बैठ के सोचा कि हम करें तो करें क्या। तो समझ ये आया कि ये सारा काम तब होता है जब आपके कवानीन में कमज़ोरियाँ होती। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कवानीन बनाने वाले और कवानीन इम्प्लीमेंट करने वाले दोनों का स्टेक होल्डर से ताल्लुक़ नहीं बनाया जाता।
हमने ये आते साथ इंश्योर किया कि हमारे जितने कानून बनने हैं स्टेक होल्डर्स को बिठा के बनाए जाएं। तो चाहे वो हमारी कमर्शलाइजेशन पॉलिसी बनी है, चाहे लाहौर के बिल्डिंग रेगुलेशन बने हैं, चाहे प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के रूल बने हैं, चाहे अभी मास्टर प्लान बनने जा रहा है, चाहे अभी हम कॉन्डोमिनियम रेगुलेशंस पे काम कर रहे हैं कि अपार्टमेंट्स की ओनरशिप कैसे देनी है, हर स्टेप पे हमने उसके स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया। उस स्टेक होल्डर्स में आर्किटेक्ट, प्लानर, बिल्डर, डेवलपर, कॉन्ट्रैक्टर, एनवायरनमेंट के लोग, सबको डाल दिया हमने। जो बेस्ट चीज़ उनकी बेस्ट से निकलती है उस पॉलिसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा हमें ये मिला है कि हम लोग बहुत से एनओसी ख़त्म करने में कामयाब हो गए, हम बहुत से प्रोसेस को तेज़ करने में कामयाब हो गए, बहुत से ज़बरदस्ती के अप्रूवल्स को ख़त्म करने में कामयाब हो गए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। आमतौर पे इलीगल काम तब होता है जब आप रास्ते में ज़्यादा रुकावटें डालते हैं। पानी का बहाव बह रहा हो, आप रोक देंगे तो वो और तेज़ी से बहता, क्योंकि प्रेशर लग रहा होता है उस पर। तो यहाँ पे ये बात समझनी ज़रूरी है कि हमने वो आसानियाँ डाल दी हैं बीच में, जिसमें कोई बंदा अगर आज एलडीए में अप्लाई करता है तो उसकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस हो सके, उसको गवर्नमेंट वाले कम से कम तंग कर सकें, और अगर वो खुद भी कागज़ का टुकड़ा पड़े तो उसको पता हो कि मेरा राइट क्या है। पहले वाली जगहों पे राइट नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था आप अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल कहीं पे रोड देनी है तो अपने हिसाब से रोड दे दें। आज क्लियर लिखा हुआ इतनी रोड होनी चाहिए, तो अगर आपकी इतनी रोड है तो कोई आपसे पैसे कैसे मांग सकता है। आज हमने ये कह दिया अगर आपने घर का नक्शा अपना अप्रूव करवाना है 30 दिन में हो जाएगा, नहीं होगा तो आप काम शुरू कर दें, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। तो हमने ये कर दिया है। तो आज कोई बिल्डिंग इंस्पेक्टर पैसे कैसे मांग सकता है महीने के बाद। तो एलडीए को हम लोग सख्त से सख्त तरफ लेके जा रहे हैं। गवर्नेंस पे हमने फुल फोकस किया हुआ है, कानून हमने काफ़ी तब्दील कर दिए हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस बिगड़े हुए इदारे को भी सीधा करेंगे। चलें सर, अल्लाह ताला करते हैं कि आप जो है हम सबकी तवक्कुआत पे पूरा उतरे। खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं सुना था कि उन्होंने बड़ी आपकी तारीफ़ की, स्पेशल उन्होंने आपको अपॉइंट किया, तो आप उनकी उम्मीदों पर भी पूरा उतरें। अकील करीम डैडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अकील साहब आपके वक्त का। और सर आप तो खासे करीब हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के भी, आपसे उनकी मुलाकातें भी रहती हैं। सर रियल स्टेट के शोबे को आप क्या देख रहे हैं, इसका मुस्तकबिल क्या है? आप समझते हैं आइंदा आने वाले हालात में ये इंडस्ट्री मजीद ग्रो कर सकती है? मेरा अपना ये ख्याल है कि पहले तो ये इंडस्ट्री थी नहीं, अब पहली दफा इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर किया गया है। और दूसरा जो सबसे जो अच्छी बात है कि ये जो हाउसिंग पैकेज दिया गया है, इसमें पहले तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था छोटा आदमी पाकिस्तान में मकान खरीद सकता है। हाँ, रेंटल पे तो ले सकता था, खरीदने उसके बस की बात नहीं थी। पहली दफा पाकिस्तान में मॉर्गेजेस अनाउंस किया गया है। पहले तो कोई बैंक था नहीं लेंडिंग करने के लिए, लेकिन इस पैकेज को एक जो चीज सबसे खास है कि सारे बैंकों को, स्टेट बैंक को ऑन बोर्ड रखा गया और सारे बैंकों को अपना जितना डिपॉजिट है उसका 5% मॉर्गेजेस पे लगाने के लिए कहा गया है। तो रेगुलेटर जब कहता है तो अमूमन चीजें हो जाती है। तो ये 5% जो 330 अरब रुपए बनते हैं, और ये लो हाउसिंग के हवाले से गवर्नमेंट ने कहा है कि लैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस साल बजट में 30 अरब रुपए रखे हैं जो सब्सिडी देगी, फी मकान 3 लाख रुपए। तो हमें सिर्फ बात ये करनी है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्या छोटा आदमी पाकिस्तान में मकान खरीद सकता है? पहले तो ये इम्पॉसिबल चीज थी। इस पैकेज के थ्रू गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। बहुत ही सस्ती जमीन गवर्नमेंट देगी और बहुत सारे जो बिल्डर्स है, डेवलपर है, उनको बुलाया जाएगा और उनसे भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप कोई ऐसी स्कीमें अनाउंस करें जिसकी प्राइस ज्यादा ना हो, जो 20 लाख के अंदर हो, और ये 25 साल की किस्तों पे ऐसे आदमियों को दी जाएगी जो बेचारे 10,000 से लेकर 40,000 के दरमियान जिनकी इनकम होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इन लोगों को मकान का मालिक बना देते हैं तो ये बेचारे 12,000 15,000 किराए के मकान पे रहते हैं और एक मकान पे 4-4 5-5 आदमी होते हैं। इस सूरत में आप ये देखें कि 750 स्क्वायर फीट का मकान जो हाउसिंग पैकेज में बताया गया है, अगर ये 20-22 लाख में 25 साल की किस्तों पे मिलता है तो 10,000 रुपए महीना उनको पे करना पड़ेगा। कहाँ वो 12,000 रुपए किराया दे रहे, अब वो 10,000 की किस्त देंगे, 25 साल में उस मकान के ये मालिक बन जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा इस स्कीम, ये जो हाउसिंग के ऊपर जो पॉलिसी दी गई है ना, तो ज्यादा फोकस जो है वो यही है कि गरीब आदमी को छत मिले। तो ये मैं समझता हूँ अगर हम कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि इतनी ज्यादा मीटिंगें आज तक मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है,
गवर्नर या चीफ मिनिस्टर को भी मैंने इतनी मीटिंग अटेंड करते हुए नहीं देखा जितना पीएम साहब खुद लगे रहते हैं, इवन स्टेट बैंक गवर्नर, इवन बाकी भी मिनिस्ट्री के लोग। तो इससे ये अंदाजा तो हो रहा है गवर्नमेंट काफी सीरियस है, और जब ये हाउसिंग एक्टिविटीज पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी तो पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट की सर अकील साहब, गवर्नमेंट की संजीदगी पर, इनकी जिम्मेदारी पर और इनकी सारी तवज्जो पर तो कोई शक नहीं है, लेकिन मसला है एग्जीक्यूशन का। क्या आप समझते हैं ये जो प्लान्स हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, ये एग्जीक्यूट भी हो पाएगी? 2 साल तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। देखें, इसको ना होने का चांस कम है, क्योंकि ऑलरेडी तैयारी हो रही है। हाउसिंग स्कीम को लाने में 5-6 महीने लगते हैं, प्लानिंग वगैरह सब करनी पड़ती है। तो अभी तो 2-2.5 महीने हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ 1-आधे महीने के अंदर हम ये काम होता हुआ भी देख लेंगे। और इसके अलावा इन्होंने काफी ज्यादा रिलीफ दी। एक तो उन्होंने जो लो हाउसिंग है उसके ऊपर 90% टैक्स माफ कर दिया है गवर्नमेंट ने। फिर जो आपकी प्लॉट है, जो ट्रांसफर की फीस है, उसकी कॉस्ट 2% पे ले आए। चलिए सर, अकील साहब साथ ही रहिएगा। यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि ये प्लान है एग्जीक्यूट भी हो सके। आप साथ ही रहिएगा। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट की अब तक की तरजीहात क्या रही हैं? आप समझते हैं पहले जिस तरह इस शोबे पर, इस इंडस्ट्री को सनद का दर्जा नहीं दिया गया था, अब मुस्तकबिल इसका क्या देख रहे हैं आप? सर मुख्तसर बताइएगा, क्योंकि उसके बाद ब्रेक की जानी है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे आज एसएम इमरान साहब के साथ मिलकर खुशी हुई। मुझे पता चला कि यंग लोग आए हैं, वो कुछ बेहतरी नजर आएगी। देखिए, सबसे अहम मसला है फ्रेंडली इन्वायरमेंट। जब तक आपकी बिजनेसमैन के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होगी या लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होगी, कोई जैसा मर्जी पैकेज लें, कामयाब नहीं होगा। अभी तक लोगों के अंदर खौफ है बजट इसका, एलडीए का, कि एलडीए में आप वहाँ माफिया, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, तस्लीम की इमरान साहब ने, कि 200% माफिया इस वक्त मौजूद है। लेकिन ये कब खत्म होगा माफिया? जब एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो उनकी दुकानदारी बाहर एलडीए के सजे खबे जो दफ्तर बने, खुदाया पहले वो खत्म कराएं। जो वहाँ माफिया बैठा हुआ वहाँ मीटिंग करता है और लोगों को कहता है मेरे पास आओ, ये तुम जाओगे खिड़की में, तुम्हारा 2 महीने काम नहीं होगा, मैं तुम हफ्ते में कराता हूँ। हालांकि वो माफिया 3 महीने में ले जाता है, ये आशा दे के। और दूसरा ये है कि सबसे अहम बात है, एसएम इमरान साहब को मेरी प्रपोजल है कि वहां आप अपना दरवाजे खोल दें, जो आना चाहे आपके पास आने दें। क्योंकि अगर आप एसी में बैठे हुए टाइशे लगा के, उनका भी टाइम कीमती है, जो लोग आपको इतनी दूर से मिलने आते हैं, आए, उनकी शिकायतें सुने, वही हल करें। मैं एलडीए में एक दफ़ा गया था, मुझे जहाँ तक याद है कि मैं वहाँ जब दाखिल होने लगा तो मुझे ऑफिस बॉय ने रोका, वहाँ के ऑफिस पीएन ने, क्या जी, क्या 2 फ्रूट मारा जी, मुझे कोई खर्चा दे दे, मैं इसका देखिए यहाँ से, और मैंने उसको दिया तो मैं एंटर हुआ। मेरा बात करने का मकसद यहाँ कि ये इस वक्त बड़ी अहम पोस्ट पे है, छोटी बात नहीं है। लाहौर जो है ये बहुत सारे, मेरा ख्याल 50 मुल्कों से बड़ा शहर है, यानी कि इससे छोटे 50 से ज्यादा मुल्क होंगे जो इससे छोटे हैं। अभी इनको एक मौका मिला है कि इसके ऊपर अगर ये अवेयरनेस दे के काम देंगे, इनका एक नाम निकलेगा। और मैं अभी कल रात को देख रहा था तो तैयब बुर्दगान जो था, पहले काउंसलर, पहले पानी बेचता था रोड के ऊपर, बोतलें पानी, आज वो सदर बन गया सिर्फ इस्तांबुल को ठीक करने के लिए। शेख साहब यहीं से आपकी बात कंटिन्यू करेंगे और इसका जवाब साहब से लेंगे। यहाँ पर हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से अपनी जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करेंगे। एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है कि डेवलपर्स के क्या मसाइल हैं, रेगुलेटर्स की जिम्मेदारियां क्या हैं, इसके अलावा जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, इस इंडस्ट्री के, रियल स्टेट से वाबस्ता जो अफराद हैं, उनके मसाइल क्या हैं, और ख़ास तौर पे जो रेगुलेटर्स जिसमें एलडीए भी आता है, इनकी बुनियादी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। इमरान साहब, जिस तरह अभी इलियास मजीद शेख साहब ने कहा कि इसी तरीके से मसाइल होते हैं, हर लोग अपने वहाँ पर माफियाज की शक्ल में बनकर बैठे हैं। अगर जायज़ काम भी है उसके लिए भी आपको पैसे लगाने पड़ते हैं और उसके लिए भी आपको जो है बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, सिफारिशें करवानी पड़ती हैं। सर, जब से आपकी जिम्मेदारी आई है, आपने इसमें क्या ऐसी रिफॉर्म्स की हैं या आप समझते हैं अभी मजीद ज़रूरत है, गुंजाइश है रिफॉर्म्स की? मेरे ख्याल में इलियास भाई का बहुत ही वैलिड पॉइंट है जो उन्होंने अभी शेयर किया है, और ये कोई एक बंदे की बात नहीं है, ये बहुत लोगों के मसाइल हैं। बट थोड़ा सा मैं लोगों को इतना कॉन्फिडेंस भी देना चाहूँगा कि चीज़ें थोड़ी सी एलडीए में बदली भी हैं। अब सारी चीज़ें वैसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, पहले एलडीए रजिस्टर करता था आर्किटेक्ट्स को, 3 से 4 आर्किटेक्ट थे, आपका कोई भी आर्किटेक्ट हो, एंड में जाके एक थप्पा उसका मारना ज़रूरी है।
मेरे ऑफिस चल जाए, मेरे ऑफिस के साथ वाली गली में एक बंदा बैठा हुआ था, मुंशी बन के 300 रुपये देके थप्पा मारता था, ठीक है ना। हमने कहा ये क्या तमाशा हो रहा है, पकड़ा गया, एक दिन मेरे सामने नजर आ गया मुझे, हमने उसको अपनी अथॉरिटी में बैठ के कवानीन ही बदल दिया। अब कानून ये है कि कोई भी आर्किटेक्ट, जो कि पाकिस्तान का हर आर्किटेक्ट होता है बाय द वे, वो PCAT-P से रजिस्टर्ड होता है, सर्टिफाइड होता है, ठीक है ना, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स। अगर वो उससे सर्टिफाइड है और रजिस्टर्ड है तो वो आके उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बेस पे डायरेक्टली हमारे पास अप्लाई कर सकता है। तो अब कोई वो मोनोपोली जो थी ना, वो 2 नंबर मोनोपोली के कोई रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स आएंगे, खत्म, अब नहीं है वो। ये बात आपकी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं मैं, सिर्फ ताकि सबको समझने में आ जाए। अच्छा। दूसरी बात, 1 विंडो LDA में एग्जिस्ट करता है, किसी को प्लीज किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब 1 विंडो में जाए, जी मैं ये अग्री करता हूँ, 1 विंडो में बहुत मसले आते हैं, मैं रेगुलर बेस पे वहाँ छापे भी मारता हूँ। अच्छा इमरान साहब, सर माजरत यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था। सर मैं एक आम शहरी हूँ, मेरा मसला है, NOC का मसला है या किसी भी किस्म का लीगल मसला है, तो सर मुझे किस तरह उस तरीक़ाकार को फॉलो करना पड़ेगा, मुतल्लिका बंदे तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि अलग अलग मसले सबके होते हैं, बट कोई भी मसला आपका हो, हर एप्लीकेशन, हर किस्म की एप्लीकेशन, हर किस्म की कंप्लेन आप 1 विंडो पे जाके LDA की जमा करा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बीच में कोरोना की वजह से हमने कुछ सख्त इक़दामात किए थे, लोगों की भी बेहतरी के लिए, अपने लिए भी, सबके लिए भी, क्योंकि LDA में भी कोरोना के केसेस निकलने लग गए थे। हम लोगों ने सिर्फ ये इजाज़त दी थी कि केसेस की प्रोसेसिंग कम कर दी थी, और जो ऑनलाइन टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके आता था उसको आने देते थे, दूसरे को नहीं। उसमें मैं लोगों को बहुत तंगी हुई थी, अफसोस की बात है, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, सख्त वक्त के लिए सख्त मेजर्स लेने पड़ते हैं। अब वो ख़त्म हो गया, LDA का दफ्तर हमने खोल दिया, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल आ रही है। वो जो 1 विंडो है उसका काम है फैसिलिटेट करना। नंबर 2, हमने एक अपनी ऐप भी लॉन्च कर दी है, इंसाफ वेब पोर्टल के नाम से बनाया था हमने, और इंसाफ ऐप, उस ऐप पे भी आपको सारी LDA की इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के ऊपर, और उस ऐप के थ्रू आप जाके जमा भी करा सकते हैं LDA में अपना नक्शा डायरेक्ट, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर 3, LDA में ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम ज़रा वीक था, इंशाल्लाह हम लोग उस पर लगे हुए, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में पाकिस्तान में कहीं से बैठा हुआ कोई भी बंदा LDA को कोई चालान या कोई पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन भी कर सकेगा। तो हम हर हवाले से ये कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन को कम कर दें। जहाँ पे इंसान बीच में आता है, अनफॉर्चुनेटली मैं फिर भी कहता हूँ, करप्शन ना एक बीमारी है, एक सीरियस किस्म का डिजीज़ है, इसका इलाज नैब में नहीं, इसका इलाज मेंटल अस्पताल में। बट अनफॉर्चुनेटली ना हमारे यहाँ लोगों को उसकी आदत भी हो गई है, और मैं खुद प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, मैं आपको झूठ क्या बोलूँ, मैंने ये करप्शन जैसी इस बीमारी को देखा हुआ है बहुत करीब से, कैसे कोई गवर्नमेंट के इदारे आपको रोकते हैं पहिया लगवाने के लिए। तो इसलिए क्योंकि देखा हुआ है, तो उसके रास्ते भी पता है कि मैंने उनको बंद कैसे करना। हम हर एंगल से, मेरा पूरी अथॉरिटी, मेरा पूरा बोर्ड, मेरे बोर्ड पे बैठा हुआ हर मेंबर इस पे दिन रात ये कोशिश करता है, मेरी LDA की टीम, मेरे DG साहब भी बहुत कोऑपरेटिव है, सारे अच्छे लोग हैं, हम लगे हुए हैं कि हम ये रास्ते बंद कर दें। तो हम लोग अग्रेसिव वर्किंग पॉलिसी पे कर रहे हैं। हमारी पिछली हुकूमत की टोटल तरजीह और फोकस जो था उससे बड़ी बड़ी रोडें बनाने पे था, नीचे सीवरेज डले ना डले फर्क नहीं पड़ता था। हमारी टोटल तरजीह ये कि रोडें बाद में, पहले लोगों के लिए इतनी आसानी तो बनाए कि वो अपना काम आराम से कर सकें। लोग रिश्वत दे रहे हैं, हम रोडें बना रहे हैं, सेंस नहीं बनता। पहला काम ये, फिर वो काम जिसमें लोगों की ज़रूरत है, वाकई किस तरह की रोड बनानी है, किस तरह का सीवरेज पाइप डालना है, उस पर हमने साइड बाय साइड बाय द वे काम शुरू कर दिए, क्योंकि हमें 2 साल हो गए, हमने काफ़ी पॉलिसी बना दी है। बल्कि शायद मैं ये कह सकता हूँ फ़ख्र से कि पाकिस्तान की जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची से लेके चाहे गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन सर ये इसके साथ साथ बहुत बड़ा इम्तिहान भी है खुद आपके लिए, क्योंकि सर सॉरी टू से, जिस तरह LDA बदनाम है, तो जितने बड़े पैमाने पर उसके अंदर गैर कानूनी भर्तियां हैं, सियासी भर्तियां हैं, तो सर वो इतना जल्दी तो नहीं है इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता। मैं इस पर आपसे बात करूंगा। अकील साहब, सर आप क्या देखते हैं, अगर एज ए इन्वेस्टर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, जो गैर मुल्की सरमायाकार है, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, सर सबसे बड़ी चीज़ तो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करना होता है, आपका एतमाद बहाल करना होता है, तभी कोई अपना सरमाया जो है इस शोबे में लगाएगा। वो ट्रस्ट कैसे बहाल हो सकता है सर, उसके लिए क्या गवर्नमेंट इकदाम कर रही है? जी अकील साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, अकील साहब से रब्ता करते हैं। इलियास साहब, सर यही सवाल मैं आपसे करूंगा, आप एज ए इन्वेस्टर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप एज ए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके माशाल्लाह काम है, इस सनत से वाबस्ता हैं आप, किस तरह से सर ये एतमाद की फ़ज़ा बहाल हो सकती है? गवर्नमेंट क्या ऐसे इकदाम करे आप समझते हैं जो इन्वेस्टर जो है वो अपनी सरमायाकारी यहाँ पर करे? क्योंकि जो रावी रिवर मंसूबा है 5000 अरब का ये मंसूबा है, और ये सारा प्राइवेट सेक्टर से ही हो सकता है मुमकिन। मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, हमारे लोग बहुत मसूम हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कुछ करप्ट माफिया है वो इनको ले बैठा है।
मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि मैं बैरियर टाउन की मिसाल देता हूँ। सेक्टर F बैरियर टाउन के जो मुतासरीन हैं, एक तो 2012 के उनसे पैसे ले लिए गए हैं, 8 साल गुजरने के बाद उनको प्लाट नहीं दिए जा रहे, तो वो लोग कहाँ जाएं? और यहाँ से आपको पता चलता है कि माफिया क्या होता है। कोई न्यूज़ के ऊपर कोई चीज़ नहीं चल रही, कोई पता नहीं चल रहा, 7 घंटे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। तो मुझे एक बात की ज़रा इमरान साहब, मुझे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि लोगों को एक दें कि वो कहाँ रब्ता करें, क्या करें, नंबर 1। नंबर 2, ये ऊपर से मैं एक और सोसाइटी की मिसाल देता हूँ कि मेरा वहाँ खुद एक प्लॉट है, एक बड़ी मशहूर सोसाइटी है, मुझे अभी तक पोजेशन नहीं मिला, जबकि मैंने 2013 में बुक कराया। मुझे 2016 में अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मेरे जैसे लोग मुतासरीन हैं, मैं इसको अपना कोई केस लाना चाहता, लोग जो मुतासरीन हैं उन्होंने 2017 में उनको डिलीवरी मिली थी, डिलीवरी नहीं मिली, 20 आ गया, ऊपर से जुर्माने की लिस्ट है 10-10 लाख रुपया। क्या ये जुर्माना, एक तो पोजेशन जो डेवलपर है वो डिफॉल्टर है, पैसे देती है टाइम से, फिर ऊपर से जुर्माने डाले हुए हैं, ये क्या वजह है? ये इसको हम कैसे सदबब करें? ये हर आदमी का मसला है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर, जहाँ तक एक मुझे याद है कि एक दफ़ा हाईकोर्ट का फैसला आया था मोबाइल के ऊपर कि प्राइवेट सेक्टर जुर्माना नहीं डाल सकता, मोबाइल कंपनी ने जुर्माना बंद कर दिया था, सर्विस कैंसिल कर दी थी। लेकिन अभी भी हाउसिंग सोसाइटी वाले किस बेस पे जुर्माना डाल रहे हैं कि आपके मुतहद हैं वो लोग, डेवलपर LDA के अंदर आती हैं, क्यों नहीं इनको आपको गिफ्ट किया जा सकता, इनको क्यों नहीं इनकी गर्दन दबाई जा सकती? किन बुनियाद पे ये माफिया? देखें, माफिया को ख़त्म किसने करना है? हमने करना है, रल मिल के काम करना है। तो उसी सूरत में ज़रा इमरान साहब इसके ऊपर अगर मेहरबानी करें, कोई ऐसा बताएं लोगों को कि इनकी जो लोग जिन्होंने कब्जा लेना, कब्जा नहीं मिल रहा, ऊपर से डिफॉल्टर जुर्माना 8-9 डाला हुआ है, इसका क्या सदेबाब? ठीक है शेख साहब, इमरान साहब से इसका जवाब लेते हैं। अकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील साहब, सर सवाल वही है जो पहले मैंने आपसे किया था कि बतौर इन्वेस्टर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या वजह है कि मैं करोड़ों रुपया अपना हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्ट करूंगा? वो जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, एक एतमाद की फ़ज़ा है, वो कितनी बहाल हुई है माजी की निस्बत? अब की मैं बात कर रहा हूँ मौजूदा सूरत हाल की, और किस तरह से एक जो इन्वेस्टर है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो फंडिंग उसको करने पे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पे मजबूर किया जा सकता है? इतने साजगार हालात हैं हमारे। देखें, आपकी अभी जो साहब बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी कि हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटियों ने पैसे लोगों के लिए हुए हैं, उनको कब्जे नहीं मिल रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि LDA हो या KBC है या इस्लामाबाद वालों, रेगुलेटर की जिम्मेदारी बनती है कि उस तरह के लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए और इन फ्यूचर उन लोगों को हाउसिंग साइट पे इन्वॉल्व ना होने दें, या अगर वो समझते हैं कि वो मकान वाकई जेन्युइन इनको कोई रुकावट है, तो फिर वो पैसों की उनसे कमिटमेंट लेनी चाहिए और उनके पैसे उनको वापस दिलवाने चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरह हम लोगों के पैसे रख लेंगे तो ये कॉन्फिडेंस लेवल सही नहीं आएगा और लोगों को तकलीफ बहुत होती है। पाकिस्तान का रुपया आपको पता है डिवैल्यू हो जाता है, जो 10 साल पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 साल बाद आपके रुपये का काफी डिफरेंस आ जाता है। और अगर कोई आदमी को आप 10 साल बाद उसके असल पैसे वापस भी दे दे तो वो उसके साथ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जिस तरह अपने पैसों के लिए पेनल्टियां वगैरह लगाती है, इसी तरह प्राइवेट बिल्डर के ऊपर भी इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए, ताकि जो पैसे दे नहीं सकते, जो कमिटमेंट डिलीवर नहीं कर सकते, उनको पेनलाइज किया जाए। और इस वक्त जो हाउसिंग के हवाले से गवर्नमेंट जो काम करने जा रही है, तो ऐसे लोगों को रोकना चाहिए जो लोगों से अपनी कमिटमेंट ऑनर नहीं कर पाते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये इंडस्ट्री पूरा सफर करे उन चंद लोगों की वजह से। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज का सदबाब करना, वरना क्या होगा कि फिर आगे हमें मुश्किलात देखनी पड़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, मुश्किलात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट की अच्छी इंटेंशन है, बहुत जबरदस्त उन्होंने हाउसिंग की पॉलिसी दी है। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा, अकील साहब साथ ही रहिएगा। बहुत ज़बरदस्त काविश है, हम भी ये कहते हैं, पॉलिसी भी दी है, लेकिन इमरान साहब ये चीज़ें एग्जीक्यूट, असल मसला एग्जीक्यूशन में आता है। प्लान्स भी रेडी होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, तैयारियां भी होती हैं, आइडियाज़ भी बहुत अच्छे होते हैं सर, एग्जीक्यूशन में असल मसले मसाइल आते हैं। हाँ, पहले तो मैं अकील साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने अच्छी बात की, मेरे तो बड़े हैं, सच्ची बात है और उनसे सीखने को मिलता है हमें बड़ा हमेशा।
मैं इसमें ऐड ये करूँगा, जो इनका पॉइंट है बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर एक बंदा है, उस बंदे ने फ्रॉड किया है, तो उसको अगली बार मौका ही नहीं मिलना चाहिए ऐसा काम करने का। बट सवाल ये उठता है कि कोई फ्रॉड करता है तो वो फ्रॉडिया है कि नहीं है, ये फैसला कोर्ट करता। हम चाह के भी हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इसने इलीगल किया है। हम इश्तिहार में ऐड लगा सकते हैं, हम फेसबुक पे ऐड लगा सकते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस कैंपेन दे सकते हैं कि ये बंदा गलत है, बट उसको देने की भी एक लिमिटेड है। मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, किसी का एक ऐड लगा जो बंदा इलीगल सोसाइटी बेच रहा था, अप्रूव नहीं थी, ठीक है ना, लोग खरीद रहे थे। मैं आपको लिटरली कमेंट्स पढ़ाऊँ तो मैं पूरा अफसोस कर रहा था कि ये कमेंट क्या है, लगाया ये गया कि मुश्तरी होशियारबाज बंदे से बच के रहें, ये बंदा इस वक्त अप्रूव नहीं है LDA में। लोगों के कमेंट्स ये थे कि अगर ये काम भी हमने करना है होशियारबाजी का, तो फिर आप क्या करते हैं, तो हम तो लेंगे। तो सवाल ये, जब जैसे कि अभी इलियास भाई ने बात की कि लोग मासूम हैं, लेकिन मासूमियत में अगर आप वो सीना जोड़ी पे आ जाए गलत के साथ काम करने पे, तो LDA क्या कर सकता है? LDA तो बता सकता है आपको कि प्लीज़ इनसे काम मत करें, ये गलत लोग हैं। इससे ज़्यादा LDA कैसे पकड़ सकता है? किसी को मैं घर से निकाल के नहीं सकता कि ये काम आप मत करें। दूसरी बात, इसी बात के अंदर अगर हमें ऐसा कोई बंदा मिल जाए तो उनकी बाकायदा हमारी LDA की वेबसाइट पे लिस्ट लगी हुई कि प्लीज़ इन लोगों से काम मत कीजिएगा, ये लोग इलीगल हैं। वेबसाइट पे अवेलेबल है। अखबारों में हम हर इलीगल सोसाइटी का बाकायदा ऐड देते हैं, हर हफ्ते ही चलते रहते हैं, रेगुलर बेस पे आती रहती है। इन सब के बावजूद भी इलीगल काम होता है। तो सवाल ये है कि लोग फिर भी उसको, कुछ लोग हैं जो अपनी मासूमियत में इसे तरजीह देते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे ये तो पहली रिक्वेस्ट करूँगा आवाम को आपके चैनल के ज़रिए कि प्लीज़ कोई चीज़ खरीदें तसल्ली करके खरीदें, जल्दबाजी में मत खरीदें, देख के खरीदें, कानून को देख के। बिल्कुल इमरान साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। हम तो फल भी लेने जाएं तो 4 जगहों से जांच पड़ताल करने के बाद देखते हैं कि फल मीठा है, कहाँ से मिलेगा। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम इस वक्त जारी है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद बात हो रही है। रियल एस्टेट के शोबे से मुंसलिक जो अफराद हैं उनके मसाइल क्या हैं और इन मसाइल का आखिर हल क्या है। इससे पहले दुनिया भर में इस सनत को जो है रीढ़ की हड्डी का दर्जा दिया जाता है, ये क्योंकि बहुत बड़ी मईशत का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है और ये सनत जो है इसके साथ सैकड़ों की तादाद में दीगर सनतें वाबस्ता होती हैं। इसी पर बात करेंगे। अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील साहब से बात करेंगे। उससे पहले इमरान साहब, मैं सर आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह अभी अकील साहब ने भी कहा, इलियास मजीद शेख साहब ने भी कहा कि हैं बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिनका हल होना ज़रूरी है। सर, सबसे पहले बताइएगा, ये जो प्राइवेट रिहायशी स्कीमें हैं, इनकी मंजूरी अब इसके लिए क्या आपका लाहे-अमल होता है? आसानी हुई है? बड़ा पेचीदा मामला होता है जिसके अंदर जो बायर है उसको भी मुश्किलात आती हैं और जो परचेज़र है, ख़ासतौर पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान हैं, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और उनके इश्तिहार चलते हैं और इश्तिहार ऐसे होते हैं कि जब बड़े क्रेडिबल नाम उनकी जो है ना एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते हैं, शाहिद आफरीदी जैसे बड़े मोतबर जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग एडमायर करते हैं, वो लोग तो अपना पैगाम देकर चंद पैसे लेकर चले जाते हैं। लेकिन मैंने उनको देखने के बाद जब इन्वेस्ट करता हूं, मेरा पैसा फंसता है, तो सर फिर मैं कहां पे जाऊं? मतलब ये चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है इसमें। मेरे ख्याल साहब बहुत ही ज़्यादा वैलिड पॉइंट है आपका। बट इस बात से पहले मैं एक, इलियास भाई ने पहले बात की थी आपकी ब्रेक से पहले, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। इन्हें बात की एक वर्ड डेवलपर माफिया, इलीगल सोसाइटी, ये 2 वर्ड इनने लिए खासतौर पर। माफिया क्या है और इलीगल सोसाइटी क्या है, इन दोनों को प्लीज़ ज़रा क्लियर करें। पहली बात, हर डेवलपर माफिया नहीं है, शुगर माफिया हर शुगर वाला माफिया नहीं है, ठीक है ना, बिल्डिंग वाला हर कॉन्ट्रैक्टर माफिया नहीं है, हर चीज़ में हर बंदा माफिया नहीं है। तो इनको हम हर जगह जब जोड़ देते हैं ना, तो हर बंदे को हम एक आईने से देखते हैं और फिर आईना छोटा है, थोड़ा बड़ा आईना रखें हम। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही की हम तारीफ़ करेंगे, सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, हेल्प करेंगे। गलत को हम नहीं छोड़ेंगे, जेल में भी डालना पड़ा डालेंगे, FIR काटनी पड़ी काटेंगे, उन पर एक्शन लेंगे। इन दोनों को अलग रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो सही वाला है ना वो इस मुल्क को टैक्स देता है, मुल्क का सनती पहिया चलाता है, और सनत के चले बगैर दुनिया का कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए हम उनको एक सांचे में उतार देंगे ना, तो वो अपनी इज्जत से काम नहीं कर सकेंगे, किसी की इज्जत में कमी नहीं आने देंगे हम, पहली बात। अब आपका अगला सवाल, मैं आपके सवाल पे आता हूँ, क्योंकि वो एक इलीगल सोसाइटी और इन सबसे हमने एक नए बनाए हैं प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के रूल्स। हाउसिंग सेक्रेटरी की, हाउसिंग मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन पे शुरू में हम आए तो उन्होंने मशवरा किया, तो हमने उनको बताया जहाँ तक हमें उस वक्त समझती रूल्स बनाना गवर्नमेंट का काम है, आप कमेटी बनवा लें। उनने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर उन्होंने आबाद की तरफ से भी लोग डाले, उनने LDA के भी लोग डाले, उन लोगों ने सैकड़ों मीटिंगें कर करके वो लोग एक नतीजे पे, एक डॉक्यूमेंट पे पहुंचे। उनने वो डॉक्यूमेंट LDA को भेजा ऑफिशियली,
LDA के बोर्ड ने उसमें से कुछ काटा, कुछ ऐड किया और हमने फिर वापस आगे भेजा, कैबिनेट में गया। ऑलमोस्ट ये कोई 1.25 साल 1.5 साल का प्रोसेस चला है, वो आज अप्रूव हो गया। उनके फ़वाइद क्या? उनके फ़वाइद ये हैं कि आमतौर पर एक सोसाइटी बनती थी, सोसाइटी में 4 किस्म के अप्रूवल होते थे। एक को कहते थे PPP, फिर होता था टेक्निकल सैंक्शन, फिर होता था फाइनल अप्रूवल, फिर होता था कंप्लीशन। ठीक है जी। टेक्निकल सैंक्शन के बाद तो लोग फिर भी सेल फरोख्त करते थे जिसकी इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन लोग PPP के बाद, PPP क्या होती थी? गवर्नमेंट ये कहती थी कि हमने आपको इजाज़त दे दी है कि इस ज़मीन के टुकड़े पे आप सोसाइटी प्लान कर लो। हम आए, हमने कहा हम एक बात बताएं, ये PPP लेने के लिए लोग 3-3 साल लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और ये कागज़ क्या कहता है कि ना बेच सकते हो, ना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ प्लानिंग कर सकते हो। हमारे पास मास्टर प्लान बना हुआ है, हमें ये कहने की क्या ज़रूरत है? हमारे मास्टर प्लान में अगर जगह फॉल होती है रेजिडेंशियल में तो आप वहाँ प्लान कर सकते हो, नहीं है तो नहीं। हम आपको ये बात 1 मिनट में बता सकते हैं, 1 मिनट में। लिटरली आप मेरे ऑफिस आइएगा, मैं खड़े खड़े 1 मिनट में आपको ये बात का जवाब दे सकता हूँ। जब एक चीज़ का जवाब 1 मिनट में दे सकता हूँ तो 3 साल इतने NOC लेने की क्या ज़रूरत है? तो हमने वो पूरा अप्रूवल का प्रोसेस ही उठा के बाहर फेंक दी, ख़त्म कर दी कहानी। अब हमने कहा है अगर आप हमारे पास अप्लाई करने आए, हमसे पहले पूछ लें कि ये जगह फॉल किस में करती है, हम आपको बता देंगे। जब आप अपनी मलकियत सबमिट करेंगे तभी हम आपको इजाज़त देंगे, और पहली एक ही इजाज़त देंगे जिसके बाद आप बेच सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या था कि पहले 3-3 किस्म की इजाज़तें मिलती थी, जिसमें बेचने की भी इजाज़त नहीं होती थी, कंस्ट्रक्शन की भी नहीं, और फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। आज हमने कहा है कि हम आपको इजाज़त दे रहे हैं, आप आएँ, अपना काम शुरू करें, लेकिन पहले इजाज़त लेके, और इजाज़त का प्रोसीजर हमने इतना आसान कर दी है कि आप हम इंशाल्लाह आपको 2 से 3 महीने में आपकी इजाज़त अच्छा दे इमरान देंगे। साहब, ये भी बड़ी शिकायतें आती रही हैं, ये जो अंदरून में घर हैं, गड़ी शाहो है या अंदरून हमारा लाहौर है, वहाँ पे कुछ ऐसे घर होते हैं, बड़े बड़े पुराने घर हैं, जब वहाँ पे कुछ रेनोवेशन करवानी होती है या ट्रिपल स्टोरी करना होता है तो वहाँ पर LDA के लोग आ जाते हैं, तो वो लोगों को तंग करते हैं। इसमें ज़रा क्लियर कीजिएगा, लोगों की क्या जिम्मेदारी है, जो घर के मकीन हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, और LDA के लोगों का वहाँ पर जाना, इस तरह उनको कहना बार बार, पुराने घर बने हुए हैं, तो ये अंडर किसके आता है, किसके तहत ये काम करते हैं? अच्छा सफ़ा साहब, ये बहुत अहम सवाल है और मेरा जवाब भी बहुत अहम है अगर सब इसको समझ जाएं तो। LDA की पूरे लाहौर के डिवीज़न में मास्टर प्लान पे कंट्रोल है, मतलब उसके लैंड यूज़ पे कंट्रोल है, ये पहली बात है। तो कहीं पे भी अगर किसी को घर बनाना है तो उसको ये देखना है कि यहाँ पे घर बन सकता है कि नहीं, यहाँ पे किसी को कमर्शियल बनाना है, कमर्शियल हो सकता है कि नहीं, फैक्ट्री बनानी है, फैक्ट्री लग सकती है कि नहीं, ये LDA के प्लान से पता चलेगा। ये होगी पहली बात। अब लाहौर शहर में जहाँ तक बिल्डिंग कंट्रोल की बात है, वो डिवाइडेड है 4 सेगमेंट्स में। DHA अपने घरों की इजाज़त खुद देता है क्योंकि वो अलग अथॉरिटी है, ठीक है जी। MCL जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अपने इलाकों में वो कंस्ट्रक्शन की इजाज़त खुद देती है, और जो आपका कैंटोनमेंट है वो अपनी देता है। अच्छा, अपने अपने इलाकों, अपने इलाके। LDA के कुछ इलाके वो स्कीमें हैं जो LDA ने खुद बनाई थी, जिसमें जौहर टाउन, गुलबर्ग, आपकी गुलशन रावी, ये इलाके आते हैं, ठीक है जी। या फिर कोई प्राइवेट हाउसिंग स्कीम जो LDA ने अप्रूव की है, इनके घरों की इजाज़त LDA देता है। तो जब आपने बात की जैसे इलाकों की, अंदरूनी शहर के बहुत से, वो इलाके एक्चुअली MCL के पास है, तो वहां पे अगर कंस्ट्रक्शन में कोई आएगा तो वो MCL वाला, ठीक है, वो MCL के पास जाएगा। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था और अक्सर लोग ये सवाल करते थे जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, तो जब उनको बताया कि इमरान साहब आ रहे हैं, LDA के जिम्मेदार हैं, तो ये लोगों के जहन में बहुत बड़े शकुक व शुबहात थे जो आपने सवाल से, ये MCL के अंडर आता है। इमरान साहब आप साथ ही रहिएगा। शेख साहब वक्त कम है सर, मुख्तसर कमेंट कीजिएगा, क्या आप समझते हैं इन फ्यूचर इस इंडस्ट्री का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और कहाँ पर इसको खड़ा देख रहे हैं आप? मुजाहिद आप हमें मत रोको, बड़ी मुश्किल ये इमरान साहब हमारे आप सामने आए हैं। नहीं इंशाल्लाह शेख साहब ये प्रोग्राम चलते रहेंगे, लाहौर के बारे में बात करूंगा कि इमरान साहब लाहौर बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको हुस्न को ख़राब किया हुआ है नजायज़ तजाबाद ने। हम मेट्रो ले आए, ये ओरिएंट ट्रेन ले आए हैं, ये कैपिटल है सूबे का, तो इसकी जो है ये ज़रा पुलिस इसकी नजायज़ तजावत जो हुस्न के ऊपर निशान बना हुआ है, इसको ख़त्म करें। कौन सा माफिया है, कौन से लोग हैं, इनको क्या मसला है, क्या आपको पैसा चाहिए, क्या आपको IMF से ज़्यादा चाहिए, कोई वर्ल्ड बैंक आपको देगा, स्टाफ मौजूद है, बंदे मौजूद है, इसको शांति करें। कितने हादसा होते हैं इसके ऊपर ज़रा स्पेशल, क्योंकि ये हर जगह, मैं नहर के ऊपर देखें, कभी रिपोर्ट मंगाइएगा ये आप पुलिस वालों से, जो ट्रैफिक पुलिस है, कि कितने हादसा दिल्ली हो रहे हैं
लाहौर में या पूरे पाक कहीं, तो क्यों नहीं खुदाया इसको आप ठीक करवाते? कौन सी रुकावटें हैं? ठीक है शेख साहब, छोटा सा माफिया ने हम कंट्रोल कर सकते, क्या किलत का सामने से मुझे क्लोजिंग की जानी बढ़ने, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि एलडीए, जिस तरह अभी इमरान साहब ने कहा कि मुस्तकबिल में हमें वो एलडीए देखने को नहीं मिलेगा जो माजी में देखना पड़ता था, और शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम जब आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसकी पहले जांच पड़ताल करें, देखें वो कानूनी है या गैर कानूनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।